Good morning, students. Today's thought: an educated person is respected everywhere. अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये है बच्चों, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम किसी के सामने खड़े होने के जब हमें किसी के सामने खड़ा होना पड़ेगा तो हम अंदर से हिचकेंगे, या किसी के सामने कुछ बोलना होगा, अपनी राय प्रस्तुत करनी होगी, अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे तो हम क्या करेंगे? हिचकेंगे। हम उससे किसी के भी सामने अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे। अब किसी के सामने बोलेंगे तो डरेंगे, अंदर से डर की भावना रहेगी। तो हम लोगों को क्या होना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने के लिए यही समय आपका सबसे बेस्ट है। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, यही शिक्षा अध्ययन करने का सबसे बेस्ट टाइम है। जो इस समय को गंवा देता है, इत्तेफाक से गंवा देता है, ऐसे तो कोई बच्चे इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्यों? खासकर आजकल के इतने कंपटीशन के दिन में। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इस सुनहरे अवसर को गंवा देता है तो उसका भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, है ना? तो हम लोगों को प्रतिज्ञा करनी है, खासकर छोटे बच्चे जो आजकल के युवा पीढ़ी की तरफ जाएंगे। ये आज जो तुम लोग छोटे हो, आप लोग छोटे हैं और आप लोग अभी एजुकेटेड होने की प्रयास कर रहे हैं। यही आप लोग जब बड़े होंगे, आप लोग ही कल का भविष्य हैं। अगर आज आप लोग अपना नहीं सुधारेंगे तो कल कैसे सुधरेगा? तो हम लोग जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो भी टीचर जो भी कुछ समझा रही हैं उसको समझिए और डेली का वर्क डेली कीजिए, ताकि आपका वर्क पेंडिंग ना हो और आने वाले दिनों में एक शिक्षित बच्चों के तरह आप भी सबके सामने प्रस्तुत हो सकें। कहीं भी आपको खड़ा किया जाए तो आप बोलने में बिल्कुल भी ना हिचकें, ठीक है? एक शिक्षित व्यक्ति ही हर जगह सम्मान पाता है। अगर आप शिक्षा के माध्यम से कुछ कहते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं किसी भी विषय पे, तो अगर वो बात किसी को सही लगती है तो आप क्या होंगे? सम्मानित किए जाएंगे उस जगह में, ठीक है? ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग। और चैप्टर का नाम क्या है? शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में चैप्टर 5 में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 4 में संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, कि ये उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। इसके विषय में हम लोग आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? इसके पहले भी छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय, लेकिन उतने विस्तार रूप से नहीं पढ़ा है। अब क्लास 6 में आप लोग आ गए हैं, अब हम लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग शब्द तो एक रहता ही है, शब्द के आगे उपशब्द लगते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, उसका भी एक अलग अर्थ होता है, ठीक है? जो मूल शब्द होते हैं उसका भी एक अर्थ होता है, और उपसर्ग लगने के बाद एक नया शब्द तैयार होता है, उसका भी एक नया अर्थ होता है, ठीक है? वैसे ही प्रत्यय जो है, ये देखिए यहाँ प्रत्यय के बारे में दिया गया है। प्रत्यय जो है, ये मूल शब्द देखिए यहाँ पर है, ठीक है? प्रत्यय के शब्द ये हैं और प्रत्यय के शब्द क्या होते हैं? ये मूल शब्द के प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है? सब समय इस चीज़ में कन्फ्यूजन आप लोग मत होया कीजिए। उपसर्ग पहले लगता है मूल शब्द के पहले, और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है, ठीक है? वैसे ही जिस तरह उपसर्ग का मूल शब्द जो होता है उसका भी एक अर्थ होता है, और उपसर्ग लगने के बाद
तब भी उसका एक नया अर्थ बनता है, ठीक है। और दोनों अर्थ अलग अलग होते हैं। वैसे ही प्रत्यय में भी प्रत्येक लगने के पहले भी मूल शब्द जो होता है उसका भी एक नया अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है, और प्रत्यय लगने के बाद भी उसका एक अलग नया अर्थ होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि प्रत्यय लग गया तो मतलब वही रहा, प्रत्यय लग गया तो मतलब दूसरा हो गया, उसका अर्थ दूसरा हो गया। उस तरह उपसर्ग लगने के बाद भी जब उपसर्ग लग गया तो उसका भी नया अर्थ हुआ, ठीक है। आइए हम लोग अब विस्तार पूर्वक उपसर्ग किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक एवं लघु रूप हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगर हम उपसर्ग को सिर्फ स्वतंत्र रूप से उपसर्ग की तरह ही प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। मैंने कहा ना इसके पहले कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, तो मूल शब्द में भी एक अर्थ होता है और उपसर्ग लगने के बाद जब नया शब्द बनता है तो उसमें भी उसका एक नया अर्थ होता है तथा उनके अर्थ में नवीनता आती है, ठीक है। एक नवीनता लाते हैं। उपसर्ग लगाने से शब्द में क्या होता है, एक नवीनता यानी नया शब्द बनता है। उदाहरण, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये नया शब्द है, ठीक। उपसर्ग क्या है, उप मूल शब्द हार तो लग गया उपहार, नया शब्द बन गया, ठीक है। अब हार का मतलब भी अलग है ना। हार का मतलब जो गले में हार पहना जाता है, और उपहार, उपहार मतलब भेंट, है ना। अब न्याय, अब न्याय का सब मतलब अलग है, आ लग गया उपसर्ग तो अन्याय हो गया, ठीक है। उसी तरह मान, मान के आगे अप लग गया तो अपमान, ठीक है। देश, देश के आगे वी लगा तो विदेश, ठीक है। उपयुक्त सभी मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से न केवल नए शब्द का निर्माण हुआ है बल्कि अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः उपसर्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। आ अर्थ, ये उपसर्ग हैं, ओके। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। कौन कौन से, आ, अप, अनु, वि, अति, दुर, निर, दुष। अब इसके साथ में लगे तो नया शब्द बना, ठीक है। तो अभाव, तो अब इसके साथ में लग गया तो ये आ है ही, अब नया शब्द बन गया, ठीक है। निषेध, अनिषेध, नहीं, ठीक है। अब इसके अर्थ क्या हैं, ये आ जो दिए गए हैं इसके ये अर्थ हैं, ठीक है। दूर, दूर मीन्स बुरा, कठिन, निर माने बिना, ठीक है। दुष बुरा। इसी तरह ये उपसर्ग हैं और उपसर्ग के ये अर्थ हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम शब्द रचना में लगाते हैं तो हम लगाएंगे तो ही आ, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभाव, यानी मतलब वो रहित हो जाएगा। जैसे धर्म के आगे अगर हम आ लगा देते हैं तो अधर्म हो गया, ठीक है। अन्याय के आगे आ लगा दिए तो अन्याय हो गया। अब आ यानी तक, सहित, यानी आदर, आ के आगे, दर के आगे आ लगा दिए, आदर मतलब सम्मान, आदर सम्मान कर रहे हैं। आजीवन,
यानी पूरा जीवन। ठीक है। अब अप यानी बुरा यानी हीन गलत। अप यानी कुछ बुरा, यानी यश के आगे अप लग गया, अपयश। ठीक है। उसी के अनुसार रूप के आगे अनु लग गया, यानी अनुरूप, अनुचर, अनुवाद, अनुभव। ठीक। जय के आगे वी लग गया, विजय, विदेश, वियोग, विवश। ठीक है। शय के आगे अति लग गया तो अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है। गम के आगे दुर लग गया, यानी बुरा, कुछ बुरा हुआ है। दुर्गम है ना, दुर्दशा, दुर्बल, निर्बल, निर्मल, निर्दोष, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्परिणाम। ठीक है। ये हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ कुछ और शब्द हैं, जैसे अप, शम, शु, प्रति, प्र। ये गौड़ यानी छोटा, और ये पास यानी पूर्ण। अच्छा, सुखी, विरोध, बराबरी, आगे, अधिक। अब इसके अर्थ ये हैं। इससे अब हम इसके अर्थ को नहीं लगाएंगे, उपसर्ग को लगाएंगे, जैसे आगे भी दिखाया गया है। अब दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। आ, अध, अन, कु, भर, श, नी, दु, बिन, सु, चौ। ठीक है। ये इसके अर्थ हैं, यानी आ अभाव, निषेध, अध यानी आधा, अन अभाव, विपरीत, कु यानी बुरा, हीन, भर पूरा, पूरा, ठीक, शा यानी श्रेष्ठता, साथ, नी रहित, निषेध, अभाव, दु बुरा, कठिन, बिन बिना, निदेश, निषेध, सु यानी सुखी, अच्छा, चौ यानी चार। ठीक है। अब इससे नए शब्द बने। ठीक है। उपसर्ग लगाए, हिंदी के उपसर्ग के संग में नया शब्द बना। अब ये हो गए अरबी, फारसी एवं उर्दू के उपसर्ग। बे, बा, बा, बद, ला, दर, खुश, गौर, गैर, ना, हर, कम, हम। तब बिना, सहित, के साथ, बुरा, कमी रहित, में, प्रसन्न, विपरीत, निषेध, प्रत्येक, थोड़ा और समान रूप, समान या बराबर। ठीक है। ये इसके जो अरबी और फारसी एवं उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं उसके ये अर्थ हैं। ठीक है। अर्थ के साथ में ये नया शब्द बना। ठीक है। इन नए शब्दों में किसके उपसर्ग लगे? अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग के साथ में ये नए शब्द बने। ठीक है। अब है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। इस तरह हम लोग उपसर्ग के तरह ही ये संस्कृत के अवयव हैं। ठीक है। ये भी उपसर्ग ही हैं, लेकिन इसे संस्कृत के अवयव कहते हैं। जैसे अध, शत, शव, पूरा, पर, पुना, शा, कु, अंतर, चित, बहु। इनका अर्थ क्या हुआ? नीचे, अच्छा, अपना, पहले, दूसरा, फिर दोबारा। पुनः मतलब फिर दोबारा। शा यानी सहित, साथ। कु बुरा, अंतर यानी अंदर। चिर बहुत देर तक, बहुत देर तक का। बहु माने बहुत। ठीक है। अब इससे शब्द रचना बने, जैसे पतन, अध पतन, अधो वस्त्र यानी नीचे, नीचे पतन के ओर, नीचे की ओर पतन हो रहा है ना। सत यानी अच्छा, यानी सचरित्र। सत स्व माने अपना, यानी स्वराज्य, स्वजन, स्वागत, इस तरीके से शब्द बनते हैं। पूरा यानी पहले, पुरांतर, पूरा काल, पररहित, परहित, परलोक, परमेश्वर, इस तरह से दोबारा से पुनर्जन्म, सहज,
कुपुत्र, इसके बाद अंतर्यामी, चिरायु, बहुमूल्य। ठीक है, ये हो गए उपसर्ग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नवीनता लाते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय जो हैं इनका अकेले का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक शब्द में नवीनता लाते हैं। जैसे लिख के संग में आई लगा तो लिखाई, समाज इक सामाजिक, भूल अक्कड़ भूलक्कड़, थक आन थकान, सजावट सजावट। ठीक है, अब शाब्दिक रूप में क्या कहेंगे, परिभाषित रूप में जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित। कृत्य प्रत्यय क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विशेषण के रूप देने वाले शब्दांश कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय लगने के उपरांत बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कृत्य प्रत्यय हैं। ठीक है, अब जैसे ये मूल शब्द है चढ़, चढ़ में आई लग गया चढ़ाई। ठीक है, खेल में औना लग गया खिलौना, हौना, हौना में हार लग गया होन हार, बह में ता लग गया बहता, देख आ देखा, रखवाला रखवाला। ठीक है, इस तरीके से मूल शब्द में जब कृदंत कृत प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द रचना इस प्रकार बनते हैं। अब तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अवयव के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है और ये इनके मूल शब्द हैं। अब इसके साथ में लगेंगे समाज प्लस एक सामाजिक, है ना। चाचा एरा चचेरा, ऊंचा आई ऊंचाई, रोज आना रोजाना, खट्टा आस खट्टास, जेठ आनी जेठानी। ठीक है, उसी तरह इत अपमान इत अपमानित, मित्रता मित्रता, कुम्हार इन कुम्हारिन, ईमानदार ईमानदार, स्वर्गीय स्वर्गीय, स्वत्व स्वत्व, ममत्व अपनत्व। ठीक है, कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं, दोनों ही होते हैं। जैसे परतंत्रता, इसमें क्या लग गया पर। ठीक, मूल शब्द हो गया तंत्र और प्रत्यय हो गया ता, दोनों ही लगे हैं, उपसर्ग भी लगे हैं और प्रत्यय भी लगे हैं। ये हो गया पर, ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया प्रत्यय और ये हो गया मूल शब्द। ठीक है, इसी तरह के ये सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे बे नी चै। ठीक है, चैन में ई का उच्चारण आ गया तो वो हो गया प्रत्यय। ठीक, आइए इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाने को शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेटा मैं लिख के दूंगी तब आप लोग लिख लीजिएगा।
आइए एक्सरसाइज नंबर का। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति, अत्या या आचार? अति। परोपकार शब्द में किस मूल शब्द का प्रयोग हुआ है? परोपकार, उपकार या पर? उपकार। गद, गैर, ला आदि किस भाषा के उपसर्ग हैं? उर्दू के। मानवता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मानता, वता या मानवता का? ठीक है। पढ़ाकू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़, आकू, ढाकू या पढ़ा, आकू? ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करिए। जैसे आजीवन, आजीवन, आ हो गए उपसर्ग और मूल शब्द जीवन। स्वतंत्र, स्वतंत्र। गैर कानूनी, गैर कानूनी। प्रतिकूल, प्रतिकूल। अनुरूप, अनुरूप। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अधपका, अधपका। संतोष, संतोष। वियोग, वियोग। खुश किस्मत, खुश मूल शब्द किस्मत। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करिए। जैसे हमने उपसर्ग अलग किए, इसमें प्रत्यय अलग करना है। ठीक है। कमाऊ, कम प्लस आओ। पूजनीय, पूजन प्लस इया। सचीला, सज प्लस ईला। होनहार, होन प्लस हार। खिलौना, खेल